नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी एक ऐसी पुस्तक जिसने धरती को बचा लिया। अब कैसे बचाया, क्या है इसकी कहानी, उसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है ये हमें एक नाटक के रूप में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, जिसमें जिस तरह से आपने देखा है कहीं पर भी अगर किसी नाटक का मंचन किया जाता है तो वो स्टेज पर किया जाता है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और इस चैप्टर में आप एक स्पॉटलाइट के बारे में भी देखेंगे कि जिस तरह से ये एक चित्रफलक होता है, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक गोल सी रोशनी होती है, वो उस कैरेक्टर के ऊपर पड़ती है जिसके बारे में हम कोई चीज़ बताना चाहते हैं, और जैसे जैसे वो कैरेक्टर चलता है उसके साथ साथ वो गोल लाइट जो है उसी को पूरे अपने घेरे में लिए हुए घूमती है। उसकी भी जानकारी आपको इसमें प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1, जिसका नाम है लाइब्रेरी एंड सैंडविचेस। रीड एंड फाइंड आउट, यानी पढ़िए और पता लगाइए। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, यानी कि जो 20वीं शताब्दी थी उसको एरा ऑफ बुक्स क्यों कहा जाता था। हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, और दूसरा प्रश्न है कि किसने आक्रमण करने की कोशिश करी थी 21वीं सदी में। तो चलिए देखते हैं आगे कि ये जो दोनों प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर मिलेंगे जब हम इस पूरे नाटक को पढ़ेंगे। तो समय है 25th सेंचुरी, यानी 25वीं शताब्दी का समय है। जगह जो है वो है द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास का एक संग्रहालय है, वो जगह है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, और 20वीं शताब्दी का एक विभाग है धरती के ऊपर, यानी ये जो नाटक का जो मंचन किया गया है ये यहाँ पे हो रहा है। बिफोर राइज, यानी पर्दा उठने से पहले। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, एक इतिहासविद हैं जो हमें पूरी कहानी सुना रहे हैं, तो उनके ऊपर ये जो चित्रफलक है, ये जो स्पॉटलाइट है ये पड़ती है। स्पॉटलाइट का मतलब होता है बिंदु प्रदीप या चित्रफलक, और हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। प्रोजेक्टर यानी प्रक्षेपण। तो बिफोर राइज यानी पर्दा उठने से पहले, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, और जैसे ही पर्दा उठता है हम देखते हैं कि वो जो स्पॉटलाइट है वो एक इतिहासविद के ऊपर पड़ती है, यानी वो हमें दिखाई देती हैं। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और वो बैठी हुई हैं, कहाँ बैठी हुई हैं, स्टेज के राइट साइड पे यानी दाईं तरफ पे बैठी हैं और उन पे लाइट पड़ती है, और विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर, और उनके सामने एक प्रक्षेपण रखा हुआ है जिससे कि वो आगे हमें दिखाने वाली हैं। अ साइन ऑन एन ईजल, ईजल का मतलब होता है चित्राधार, चित्राधार के ऊपर हमें वो दिखाने वाली हैं। बिसाइड हर रीड्स, और उसके ही बगल में वो बैठ के पढ़ रही हैं। क्या पढ़ती हैं? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, कि ये जो जगह है ये क्या है, एक पुराना म्यूजियम है, यानी संग्रहालय है प्राचीन इतिहास का। अब वो जो इतिहासविद हैं वो हमें बता रही हैं, पढ़ के बता रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी का एक विभाग है उसके बारे में वो बताती हैं। शी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, और वो खड़ी होती हैं और खड़े होके अभिवादन करती हैं, यानी झुक के सब लोगों को ग्रीट करती हैं, जितने भी वहाँ पे ऑडियंस हैं यानी दर्शक हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई नाटक देखते हैं और सामने बैठे होते हैं तो दर्शक होते हैं। तो आगे वो बताते हैं हिस्टोरियन, यानी अब वो जो इतिहासविद हैं वो जो हमें बात कहेंगी वो अब हम पढ़ने वाले हैं। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आप सब लोगों को वो शुभ दोपहरी कहती हैं, गुड आफ्टरनून कहती हैं, और आप सबका स्वागत है प्राचीन इतिहास के अंदर, एक उसके संग्रहालय में, म्यूजियम में। एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में भी। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी, जो कि पूरी की पूरी जिज्ञासाएं उत्पन्न कर देगा आपके दिमाग में। आपको जो मेरा जो विभाग है उसके बारे में भी वो बताती हैं कि जो आपको बताएगा 20th सेंचुरी के बारे में, यानी जो 20वीं शताब्दी है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो कहती हैं कि जो 20th सेंचुरी है यानी जो 20वीं शताब्दी है उसको किताबों का युग कहा जाता है।
ठीक है। ये जो नाटक हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ चीज़ें शुरुआत में वो हमें बताती हैं कि 20वीं शताब्दी जो है इसको किताबों का युग कहा जाता है। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर टू जूलस। वो कहती हैं कि उस ज़माने में चींटी खाने वाले लोगों से लेकर जूलस तक की सारी कहानियाँ, सारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे संग्रहालय में मिल जाएगा, क्योंकि उन किताबों में लिखी हुई है। जूलस का मतलब यहाँ पर है कि जो दक्षिण अफ्रीका जो है वहाँ के लोगों तक की कहानियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, चींटी खाने वाले इंसानों से शुरू होते हुए, प्राणियों से शुरू होते हुए जूलस तक। टॉट people how to and when to and where to and why to, यानी कि जिसने वो हमें बताती है लोगों के बारे में कि how to कैसे, when to कब, कहाँ, and why to और क्यों। they illustrated, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, यानी ये जो किताबें हैं ये सब हमें जानकारियाँ देती हैं लोगों के बारे में, पूरी चीज़ें बताती हैं, विवरण देती हैं उनका। और इलस्ट्रेटेड का मतलब होता है व्याख्या करती हैं किस चीज़ के बारे में, एजुकेटेड करती हैं यानी हमें शिक्षित करती हैं। किताबें हैं जो हमारे को ये सब चीज़ें बताती हैं कब, कहाँ, क्यों, कैसे, और उसके साथ साथ ये हमें इलस्ट्रेट करती हैं यानी व्याख्या भी करती हैं चीज़ों की, हमें शिक्षित भी करती हैं चीज़ों के बारे में। पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड, और पंचुएटेड का मतलब होता है विराम चिन्ह से अलंकृत, सारी की सारी सुसज्जित की हुई, अलंकृत की हुई ये जो किताबें हैं ये हमें सारी जानकारी देती हैं। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन किताबें हमें सारी जानकारियाँ देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब चीज़ जो हुई वो ये है कि किसी किताब ने धरती को बचा लिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले भी हैं। तो कहती है बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड, यानी एक किताब ने जो सबसे अजीब, सबसे विचित्र चीज़ की वो क्या थी, टू सेव द अर्थ, कि उसने धरती को बचाया। यानी किताबें हमें बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और व्याख्या भी करती हैं चीज़ों की, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या चीज़ हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये सब चीज़ें हमें किताबों से पता चलती हैं। लेकिन ये एक अजीब चीज़ जो हुई वो ये हुई कि एक किताब हमें बताती है कि किस तरह से धरती के ऊपर आक्रमण होने से बचाया, धरती को कैसे बचाया गया। तो टू सेव द अर्थ, तो किताब ने हमें बताया कि कैसे धरती जो है वो किताबों के माध्यम से बची। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेशन, आपने जो मंगल ग्रह है उसके आक्रमण के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ऑफ 2040, जो 2040 का आक्रमण है मंगल ग्रह का, उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। टस्क टस्क, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, की फिर वो कहती है टक टक करते हुए कि पता नहीं आजकल के बच्चों को जो टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं। वेल यू नो द इन्वेशन नेवर रियली हैपेंड, वैसे मैं आपको बता दूं, आपको जानना चाहिए आपकी जानकारी के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि वैसे ये इन्वेशन कभी हुआ ही नहीं, यानी ये जो आक्रमण है मंगल ग्रह का ये कभी हुआ ही नहीं। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्यों, मंगल ग्रह के जो वासी हैं वो जो धरती के ऊपर आक्रमण करने वाले थे उस आक्रमण को रोक दिया। अब ही इसी किताब के बारे में यहाँ पे वापस जो इतिहासविद हैं वो जिक्र करती हैं कि किताबें बहुत काम आती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन देती हैं, लेकिन किस तरह से किताब ने उस आक्रमण को ही रोक दिया वो हम पढ़ेंगे। और वास्तव में ये जो मंगल ग्रह का जो आक्रमण होने वाला था धरती पे जो 2040 का है वो हुआ ही नहीं। What was the book, यानी वो किताब क्या थी। यू आस्क, अब आप पूछोगे भाई वो किताब क्या थी, कौन सी किताब थी जिससे ऐसा हुआ। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, तो हो सकता है आपका दिमाग बड़ी किताबों की तरफ जाए कि हो सकता है कोई विश्वकोश ऐसा हो जिसने ये आक्रमण रोक दिया हो। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल, और या फिर ऐसी किताबें हों जिनके अंदर जानकारी होती है अंतरिक्ष यान की या प्रक्षेपास्त्र की, क्या पता उसने रोक लिया हो इस आक्रमण को। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई अंतरिक्ष से आप कोई इस तरह की सीक्रेट फाइल प्राप्त की हो जिसमें आपको ये सारी की सारी जानकारी मिल गई हो। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें से किसी ने भी धरती के ऊपर आक्रमण होने से नहीं बचाया।
It was, but here let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago. अब वो कहती हैं कि चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हिस्टोरिस्कोप की मदद से, जो हिस्ट्री की पुरानी चीज़ों को आपको दिखाता है, उसकी मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो आक्रमण है ये क्यों नहीं हुआ, कैसे रुक गया, जो 2040 में होने वाला था। She turns on प्रोजेक्टर। अब वो क्या कहती हैं कि अब उन्होंने अपना वो जो प्रक्षेपण था जो उसको चालू किया, प्रोजेक्टर को चालू किया, प्रक्षेपक को चालू किया एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और उसको बाईं तरफ वो लेके चली गई क्योंकि अब वो उस कहानी को दिखाना चाह रही हैं। अब जो स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। अब ये जो पूरी जो स्पॉटलाइट थी, यानी जो रोशनी पड़ रही थी स्टेज के ऊपर, जो हिस्टोरियन के ऊपर थी, वो वहाँ से जब वो कहती है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ हिस्टोरियोस्कोप की मदद से, तो जैसे ही वो घूमती है उसके साथ साथ उसको छोड़ के वो जो स्पॉटलाइट है वो सीधा पहले राइट साइड में थी, अब लेफ्ट साइड में आ जाती है, और लेफ्ट साइड में थिंक टैंक एक व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, वो कौन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स, यानी कि एक व्यक्ति हैं थिंक टैंक जो कि एक उठे हुए से बक्से के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आ जाती है वो स्पॉटलाइट, आर्म्स फोल्डेड, और अपने हाथों को मोड़ के बैठे हुए हैं। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, उसका बहुत बड़ा विशाल सा सिर है जो कि अंडाकार है। और उसके बाद में हम इसके आगे पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें पहले हम एक बार, टोम का मतलब होता है पुस्तक और एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, तो ये दो वर्ड मीनिंग्स रह गए थे, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखते हैं, ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, कि उनका बहुत बड़ा अंडाकार एक सिर है वो दिखाई दे रहा है थिंक टैंक का। ये आप याद रखिएगा कि थिंक टैंक जो है उसका जो सिर है वो काफ़ी बड़ा, विशाल और अंडे की शेप का है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब, और उन्होंने एक बड़ा सा चोला पहन रखा है जो कि डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, जिसके ऊपर कि बहुत सारे तारे बने हुए हैं और बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं, व्रत बने हुए हैं। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और उसके बगल में ही अप्रेंटिस यानी एक प्रशिक्षु जो नया नया प्रशिक्षण लेता है, उसका नाम है नूडल, वो उनके पास में खड़ा हुआ है थिंक टैंक के पास में। एट एन एलोबरेट स्विच बोर्ड अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और उसके सामने काफ़ी बड़ा सा एक स्विच बोर्ड सा लगा हुआ है जिसमें काफ़ी सारे बटन हैं और वो फैला हुआ है उसके सामने। तो अब जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन से घूम के कहाँ आ गई है, नाटक शुरू होने वाला है और अब वो आ गई है इस नाटक के जो मुख्य पात्र हैं थिंक टैंक उनके ऊपर, और उनका सिर जो है वो अंडे के जैसा शेप का है और बहुत बड़ा है। वो एक बॉक्स के ऊपर बैठे हुए हैं हाथ फोल्ड करके, और उन्हीं के बगल में उनके जो एक प्रशिक्षु हैं, ट्रेनर है, नए नए जो ट्रेनिंग करने आए हैं, ट्रेनी हैं, वो बैठे हुए हैं और उनका नाम है नूडल। और नूडल के सामने एक बहुत बड़ा स्विच बोर्ड रखा हुआ है जिस पे बहुत सारे बटन हैं। अ साइन ऑन एन ईजल रीड्स, अब वो उसके ऊपर जो पूरा का पूरा स्विच बोर्ड है उसके ऊपर वो पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ईजल यानी वो जो चित्र फलक है उस पर क्या लिखा वो पढ़ के सुनाते हैं। रोब मतलब होता है चोला, अप्रेंटिस मतलब होता है चेला, शिष्य या प्रशिक्षु। मार्स स्पेस कंट्रोल, अब हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अब नाटक तो शुरू हो चुका, दो पात्र जो हैं उनसे आप मिल चुके हो, लेकिन वो कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हुए हैं मंगल ग्रह के ऊपर। मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी ये जो जगह है ये मंगल ग्रह जो है उसका स्पेस कंट्रोल है, अंतरिक्ष का जो स्पेस कंट्रोल है, अंतरिक्ष यान है मंगल ग्रह का, वहाँ पे बैठे हुए हैं। और महान और बुद्धिमान थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, और उनके जो कमांडर एंड चीफ हैं वो कौन है, ये थिंक टैंक जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, ये कौन है, मंगल ग्रह के जो मेन जो हेड हैं, जैसे आप मान लीजिए कि पूरे शासक यही हैं मंगल ग्रह के, तो ये कमांडर एंड चीफ हैं वहाँ पे उस अंतरिक्ष यान के जो मंगल ग्रह में वहाँ वो बैठे हुए हैं। बोज लो बिफोर एंटरिंग, और अब अंदर एंटर करने से पहले वो क्या करते हैं, झुक के अभिवादन करते हैं ऑडियंस का, क्योंकि ये तो एक नाटक है। नूडल बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, अब क्योंकि थिंक टैंक जो हैं वो तो कमांडर इन चीफ हैं, उनके सामने जो उनका जो नया नया जो अप्रेंटिस है नूडल, वो झुकता है और झुक के उनको अभिवादन करता है और कहता है
झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कि बड़े महान और शक्तिशाली हमारे शासक थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स। और वो कहते हैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली जो संपूर्ण जगत में हैं वो है थिंक टैंक, तो उनका मैं अभिवादन करता हूँ। तो ऐसे झुक के वो कहते हैं वॉट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं, वो उनसे पूछता है। तो थिंक टैंक उसको कहते हैं पेविशली, पेविशली मतलब होता है चिड़चिड़ाते हुए, थोड़ा गुस्से से, यानी उसको कुछ पसंद नहीं आया। जैसे राजा के सामने अगर कोई इस तरह की हिमाकत कर देता है, कुछ गलत चीज़ बोल देता है तो उनको गुस्सा आ जाता है, उसी प्रकार से इनको जो कमांडर इन चीफ थिंक टैंक है, इनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आती और ये चिड़चिड़ाते हुए कहते हैं यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, कि तुमने ये जो मुझे अभिवादन किया है मेरे सामने, इसमें से कुछ हिस्से तुमने छोड़ दिए हैं, यानी कि तुमने सही तरीके से मुझे अभिवादन नहीं किया है। अप्रेंटिस नूडल, अब वो अप्रेंटिस नूडल को कहते हैं कि तुमने सही तरीके से मेरा अभिवादन नहीं किया। अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, कि दोबारा से अभिवादन करो। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, ऑर्डर्स मतलब होता है हुक्म, पेविशली यानी शिकायती ढंग से चिड़चिड़ाते हुए, सैल्यूटेशन मतलब होता है अभिवादन या वंदन। तो थिंक टैंक को लगता है कि नूडल ने उनका सही तरह से अभिवादन नहीं किया और वो चिढ़ जाते हैं और कहते हैं दोबारा करो। अब क्या होता है, नूडल इट शैल बी डन सर, नूडल कहते हैं बिल्कुल सर, अभी वापस मैं कर दूंगा ऐसा श्रीमान। इन अ सिंग सॉन्ग, अब वो गाते हुए बोलते हैं O great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe। और ऐसे बोलते बोलते उनको सांस चढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस है, आप खुद पढ़ के देखिए। O great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe। तो सांस चढ़ना ही है, क्योंकि एक साथ पूरी जो बात है वो बोली गई है। अब देखते हैं कि वो जो क्यों नाराज हुए थे, कि क्या चीज़ें छूट गई थी, क्योंकि अब पूरा सही अभिवादन नूडल जो है वो करते हैं। तो ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी महान और बुद्धिमान थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, जो कि मंगल ग्रह के शासक हैं, एंड हर 2 मून्स, और उसके 2 चंद्रमाओं के भी, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमाओं के जो शासक हैं, मोस्ट पावरफुल, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी या जीव वो हैं। तो इस तरह से देखिए कितना बड़ा था ये अभिवादन जो उसने छोटे से रूप में कर दिया, तो उनको गुस्सा आ गया। वॉट आर योर ऑर्डर्स, कि अब वो कहता है अब आप बताइए कि आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक दैट्स बेटर, वो कहता है अब ठीक है, यानी अब की बार तुमने थोड़ा सही किया है। नूडल विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ अवर manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership, यानी अब आप मुझे उस अंतरिक्ष यान वाले जो हमारा जो प्रोब गया हुआ है, जो हमारे लोग भेजे हैं हमने धरती पर, वो धरती का नाम नहीं लेता, वो ऐसे कहता है कि अच्छा अब मेरी उन लोगों से बात कराओ जो वहाँ पे गए हुए हैं जहाँ पे हमें अभी अपने अधिकार में उस ग्रह को लेना है। उस ग्रह पे जो हमारे लोग गए हुए हैं, यानी कि जो हमारा मैन्ड स्पेस प्रोब यानी मानव युक्त अंतरिक्ष परीक्षण के जो सदस्य हैं वहाँ गए हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत करवाओ। दैट्स बेटर नूडल विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विथ अवर, यानी कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी उनसे बातचीत करवाओ। किससे? मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, की जो हमारे यहाँ से जो हमने सदस्य भेजे हैं, लोग भेजे हैं, कहाँ पे? उस बेहुदा एक छोटे से ग्रह के ऊपर। वी आर गोइंग टू पुट अंडर अवर जेनरस रूलरशिप। जेनरस मतलब होता है उदार और रेडिकुलस मतलब होता है बेहुदा। तो उस बेहुदा ग्रह पर जो हमने अपने सदस्य भेजे हैं, जो हमने अपना यान भेजा है, एक टीम भेजी है, उससे मेरी बात कराओ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि वो हमारे शासन के अधीन हो जाए, यानी हम उसके ऊपर आक्रमण करके कब्जा कर लें। तो वो हमारी जेनरस रूलरशिप में, यानी हमारी उदार जो शक्ति है उसके अंदर आ जाए, यानी हम उसके ऊपर कब्जा कर लें। What do they call it again? और अब वो कहते हैं कि उसका नाम क्या है, उसको वो लोग क्या पुकारते हैं। नूडल
अर्थ योर इंटेलिजेंस। और नूडल कहता है कि उसको धरती कह के बुलाते हैं महामहिम। इंटेलिजेंस यानी वो कहता है क्योंकि हाँ उनको वो लोग धरती कह के पुकारते हैं महामहिम। थिंक टैंक अर्थ ऑफ कोर्स, वो कहता है हाँ हाँ धरती सही है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, तुम देखो कि कितनी तुच्छ सी जगह है वो, कितनी छोटी सी जगह है, यानी उसको वो कुछ लगती ही नहीं है धरती। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट माई मिरर, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी पूछना चाहता हूँ मैं मेरे मिरर से, यानी मेरे आईने से। मेरा आईना लाया जाए, तो आईना लाया जाता है। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ अपने शीशे से, यानी अपने दर्पण से। नूडल इट शैल बी डन सर, वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और वो थिंक टैंक को एक शीशा पकड़ा देते हैं। ये नाटक चल रहा है स्टेज के ऊपर, ठीक है। थिंक टैंक मिरर मिरर इन माई हैंड, अब वो कहता है थिंक टैंक उस आईने को पकड़ के कि आईने जो मेरे हाथ में है वो आईना। हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, तो वो कहता है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा, फैंटास्टिकली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, इंटेलेक्चुअली का मतलब होता है बौद्धिक रूप से, और गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो ये तीनों चीज़ें वो पूछता है कि कौन बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है इस धरती के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से इंटेलिजेंट है, वो कौन है तुम मुझे ये बताओ, वो अपने शीशे से पूछता है। तो ऑफ स्टेज यानी स्टेज के पीछे से आवाज़ आती है आफ्टर अ पॉज, थोड़ा सा रुक के, यू सर, कि आप हैं श्रीमान। तो अपने दर्पण से वो पूछते हैं कि आईने मुझे ये बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा बौद्धिक रूप से यानी इंटेलिजेंट है, कौन सबसे ज़्यादा गिफ्टेड है, और कौन फैंटास्टिक है इस पूरे के पूरे लैंड के ऊपर। तो दर्पण जवाब देता है कि आप हो श्रीमान। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, और फिर वो थिंक टैंक थोड़ा सा चपेट सी लगाता है। स्मैकिंग का मतलब होता है हल्के से मारना शीशे को, और कहता है क्विकर, कि जल्दी बताया करो, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, और अगली बार जो है वो थोड़ा जल्दी बताना। आई हेट स्लो मिरर, क्योंकि मुझे जो मिरर धीरे जवाब देते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं, यानी धीरे जवाब देने वाले आईने मुझे पसंद नहीं है, मुझे तुरंत जवाब दिया करो जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने आप को देख के शीशे में खुश हो जाते हैं। देयर आई एम, और कहते हैं देखो मैं यहाँ पर हूँ। आर वी मार्टिन्स नॉट अ हैंडसम रेस, और फिर वो कहते हैं कि हमारी जो जाति है क्या वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। हैंडसम ब्यूटीफुल वैसे महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है खूबसूरत, और हैंडसम यूज़ करते हैं पुरुषों के लिए, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रूपवान और उत्तम। तो वो कहता है क्या हमारी जाति रूपवान और उत्तम नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, और हम कितने ज़्यादा आकर्षक हैं, यानी हम अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, हम इतने ज़्यादा आकर्षक हैं कि हमारे सामने वो छोटे छोटे सिर वाले जो धरती वाले हैं वो तो तुच्छ लगते हैं, कुछ भी नहीं है। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, अब वो नूडल को कहते हैं कि तुम अपने दिमाग की कसरत करते रहा करो, एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मीन, और किसी ना किसी दिन जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग की तुम कसरत करोगे और सिर जो है वो बड़ा होता जाएगा और एक गुब्बारे के आकार का हो जाएगा, यानी मेरे जैसा हो जाएगा, तो समझ लेना कि तुम बुद्धिमान हो गए हो। स्मैकिंग का मतलब होता है चपेट लगाना, तमाचा। एडमायर्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। रेस यानी जाति। नूडल ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, तो नूडल कहता है बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद करता हूँ मैं थिंक टैंक, बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। थिंक टैंक नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस, अब वो कहता है कि मेरी उस अंतरिक्ष प्रोब से बात कराओ, यानी अंतरिक्ष यान जो हमने भेजा है उन जो क्रू मेंबर्स हैं उसके, उनसे मेरी बात कराओ। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, और प्रिमिटिव यानी प्राचीन या पुराना, बजस का मतलब होता है भनभनाहट। तो वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, यानी मैं आक्रमण करना चाहता हूँ उस कीचड़ के गोले पर, उस मिट्टी के छोटे से गोले पर
जिसको लोग धरती के नाम से पुकारते हैं, यानी धरती ग्रह जिसको कहते हैं, उसके ऊपर खाना खाने से पहले, यानी दोपहर का जो लंच है उसको करने से पहले मैं उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ। तो जो हमारी टीम वहाँ गई हुई है उससे पता करो, उससे मेरी बात करवाओ। नूडल, इट शेल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड। वो कहता है ऐसा ही किया जाएगा श्रीमान। और क्योंकि हमने नाटक के शुरुआत में देखा कि वो एक स्विच बोर्ड सा लेके बैठा हुआ है, तो उसमें वो उस पर कुछ कुछ हिलाने लग जाता है ताकि वो उन लोगों से संपर्क कर सके, इस तरह का वहाँ दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन्स। और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक यानी यांत्रिक आवाज़ें सुनाई देती हैं, बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है, बज़ ऐसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, ताकि दर्शक ये समझें कि वो कुछ कर रहे हैं उस कीबोर्ड पर। और फिर जब वो इस तरह की बात करते हैं, उन सबको हिलाते हैं, करते हैं, तब वहाँ से दूसरी तरफ से एक पर्दा और उठता है। वो पर्दा क्या दिखाएगा हमें कि वो जो टीम धरती पे गई हुई है वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो वाला सीन उस जगह पे अब दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले जब नाटक शुरू हुआ तो हमने देखा इतिहासविद थे, बैठी थी जो राइट साइड में, और उन्होंने लेफ्ट साइड में हमें पूरा इंट्रोडक्शन कराया था कि थिंक टैंक और नूडल जो मंगल ग्रह के अंतरिक्ष यान में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। अब यहीं पे ये अंतरिक्ष यान का एक पूरा का पूरा सीन ये दोनों दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ पर्दा उठता है जो आधा स्टेज है उसके ऊपर। अब वहाँ पे सेटअप चेंज हो चुका है, इतिहासविद वहाँ नहीं है। वहाँ पे अब क्या दिखा रहे हैं कि धरती के ऊपर वो जो स्पेस प्रोब जो लोग गए हुए हैं, अंतरिक्ष यान जो गया हुआ है, उसमें वो जो सदस्य थे वो अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो पर्दा उठता है वापस से। अब सीन 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी दृश्य 2 शुरू हो जाता है कि वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। रीड एंड फाइंड आउट। अब आप पढ़ो और पता लगाओगे। ये आप पहले पढ़ेंगे हम और फिर पता लगाएंगे कि इसका क्या होता है। What guesses are made by think tank about the books found on earth? कि कौन कौन से अनुमान लगाए जाते हैं थिंक टैंक के द्वारा उन किताबों के बारे में जो उसको धरती पे मिलती हैं। समय जो है a few seconds later, समय जो है वो कुछ क्षणों की बात का है। प्लेस यानी जगह जो है वो है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटर व्हील पब्लिक लाइब्रेरी। यानी दो तरह के आपको सीन दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आपको मार्स स्पेस कंट्रोल दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपको एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है जिसका नाम है सेंटर व्हील पब्लिक लाइब्रेरी, यानी सेंटर व्हील पब्लिक संग्रहालय जो है उसका सीन है। यानी एक ही स्टेज पे 2 सीन अब आपको दिखाई देंगे। एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर। और जब पर्दा उठता है तो देखते हैं हम कि कैप्टन ओमेगा जो है वो बिल्कुल मध्य में खड़ी हुई है उस सीन पे में। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग्स ड्रॉर्स इन अ कंफ्यूज। और वो क्या कर रही हैं, खोल रही हैं, बंद कर रही हैं कैटलॉग्स। कार्ड कैटलॉग्स यानी जो बुक्स होती हैं उनके बहुत सारी जो दराजें होती हैं, ड्रॉयर्स होते हैं, उनको खोल रही हैं, बंद कर रही हैं। किताबों को उलट पुलट करके देख रही हैं, कैटलॉग्स को उल्टा पुल्टा करके देख रही हैं। बड़ी ही उलझी हुई सी स्थिति है उनकी। कैटलॉग यानी सूची पत्र। फैशन, तो बहुत ही उलझे हुए तरीके से, उस उलझे हुए मैनर में वो उन किताबों को देख रही हैं। और उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट आयोटा। पहले हमने देखा कौन थी, कैप्टन ओमेगा थी, उनके साथ दूसरे जो साथी हैं वो हैं लेफ्टिनेंट आयोटा। इज अप लेफ्ट, और वो उनके बाईं तरफ खड़ी हुई हैं। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, और वो एक किताबों की अलमारी में से किताबें निकाल के उनको गिन रही हैं। तो ओमेगा तो किताबों को देख रही हैं, कैटलॉग को पलट रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं कि वो क्या चीज़ है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट आयोटा जो हैं उनको भी, वो भी उसी जगह पे हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो लोग एक लाइब्रेरी में घुस गए हैं, संग्रहालय में घुस गए हैं जहाँ बहुत सारी किताबें पड़ी हैं और वो जानते नहीं हैं किताबें क्या होती हैं। तो कैप्टन आयोटा भी उनमें से काउंट कर रही हैं उन किताबों को उठा के, वो कितनी हैं, क्या हैं। सर्जेंट ऊप, ये थर्ड पर्सन जो उनके ट्रुप में है, ये है सर्जेंट ऊप। इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक, और वो दाईं तरफ हैं कैप्टन ओमेगा के जो किताब को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो 3 लोग आपको स्टेज पे खड़े हुए दिखाई देंगे। बीच में खड़ी हुई हैं कैप्टन ओमेगा जो कि कैटलॉग्स को उलट पुलट कर रही हैं। लेफ्ट साइड में खड़ी हुई हैं उनके लेफ्टिनेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा के पास में खड़ी हुई हैं लेफ्ट में, और वो किताबों को गिन रही हैं। राइट साइड में उनके खड़े हुए हैं सर्जेंट ऊप जो कि जो किताबें हैं उनको खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो ये सीन स्टेज के ऊपर चल रहा है। टर्निंग अप साइड
एंड डाउन, और वो किताबों को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, शेकिंग इट, उसको हिला रहे हैं, एंड देन रिफलिंग द पेजेस, और पन्नों को पलट रहे हैं, एंड शेकिंग हिज हेड, और अपना माथा भी हिला रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ें हैं। नूडल अब बोलते हैं एडजस्टिंग नॉब्स, और अपने उन नॉब्स को एडजस्ट करते हुए, जो उनके सामने एक पूरा बोर्ड लगा हुआ उस पर बटनों को हिलाते हुए वो कहते हैं, एडजस्ट करते हुए, सही करते हुए, आई हैव अ क्लोजिंग साइटनिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, और वो कहता है कि सर, मतलब थिंक टैंक को कहता है कि सर श्रीमान, मुझे बिल्कुल वो पास से अब मैं उनको देख पा रहा हूँ, हमारा जो स्पेस प्रोब में जो सदस्य गए हैं अब उनको मैं देख पा रहा हूँ, यानी जैसे कैमरा लगा हुआ होता है और आप सब चीज़ें देखते हैं, तो उसने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया कि धरती के ऊपर वो जो उनका स्पेस प्रोब के जो तीनों सदस्य गए हैं वो अब उनको दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहता है कि श्रीमान, मुझे अब वो लोग दिखाई दे रहे हैं, उसको स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं, और हम लोग तो वैसे स्टेज पे ही देख पा रहे हैं उनको, तो वो ऐसे ही नाटक करता है कि अब मैं उनको देख पा रहा हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ एनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स टूवर्ड्स, और उसी समय थिंक टैंक जो है वो बड़े बड़े गूगल्स जो हैं, वो मतलब चश्मा जो होता है बड़ा सा, वो लगाते हैं, एंड टर्न्स टूवर्ड्स, और उनकी तरफ मुड़ते हैं, यानी वहाँ पे स्टेज के ऊपर ही वो चश्मा लगा के ऐसे मुड़ जाते हैं जैसे कि वो स्क्रीन पे उनको दिखाई दे रहे हैं। बुक केस यानी किताबों की अलमारी, शेकिंग यानी हिलाते हुए, और साइटिंग यानी दिखाई पड़ना। अब देखते हैं क्या होता है। द स्टेज टू वॉच, अब वो पहले ऐसे बैठे हुए लेफ्ट में, और वो कहता है, जब उनको नूडल कहता है कि अब मेरा जो स्क्रीन है उस पर वो लोग मुझे दिख रहे हैं, तो क्या करते हैं, थिंक टैंक बड़ा सा चश्मा सा लगा के ऐसे नाटक करते हैं, उस तरफ घूम जाते हैं जैसे कि वो स्क्रीन उनको दिखाई दे रही है, और सामने वो जो स्पेस प्रोब है उसके तीनों सदस्य हैं वो अब ऑडियंस को भी दिख रहे हैं और ये लोग भी दिख रहे हैं, तो दो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का ये नाटक चल रहा है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, वो कहते हैं अब कि मुझे लगता है कि वो लोग कोई धरती के किसी जगह पे चले गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, तो थिंक टैंक कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर वहाँ पहुँच गए हैं तो अब उनसे आवाज़ से संपर्क बनाओ। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, और नूडल जो है वो माइक्रोफोन के अंदर बोलने का नाटक करते हैं या बोलते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, अब वो कहते हैं कि प्रोब 1 के जो सदस्य हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं और मैं मार्स स्पेस कंट्रोल से बोल रहा हूं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, और फिर वापस से वो बोलते हैं कि मार्स स्पेस यानी मंगल जो ग्रह है उसके अंतरिक्ष यान से मैं बात कर रहा हूँ, अंतरिक्ष से बोल रहा हूँ, और मुझे प्रोब 1 के सदस्यों से बात करनी है। कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, और वो कहते हैं कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कैप्टन ओमेगा, तो आप आइए, यानी अगर मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप आइए और बताइए कि आपकी लोकेशन क्या है, यानी आप कौन सी जगह पर हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा या भवन, और एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्तम। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, अब ये जो ओमेगा है उसके गले में एक डिस्क पहन रखी है उन्होंने, और वो डिस्क जो है वो ये दिखा रहे हैं कि उसके अंदर से उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, और उसी से आवाज़ जो बोलेंगी वो कहाँ जाएगी, नूडल तक और थिंक टैंक तक जाएगी। तो ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, उनके गले में एक चेन है और उसमें एक डिस्क लगी हुई है, उसमें फिर ओमेगा बोलती हैं, उनको आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कि नूडल की। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, वो कहती है कैप्टन ओमेगा बोल रही है मार्स स्पेस कंट्रोल को। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कि बिना किसी हानि के, बिना कुछ घटना घटित हुए, बिल्कुल सुरक्षित मैं और मेरे साथ साथ लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, हम लोग यहाँ पर धरती पर पहुँच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, और उसने कहा कि हमने एक कमरे में शरण ले ली है, और इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, और उस कमरे को वो दर्शाती है कि हमने इस तरह के कमरे में शरण ले ली है। दिस स्क्वायर प्लेस, और ये एक वर्गाकार जगह है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा, तो वो पूछते हैं उससे कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें कोई अनुमान है कि हम कौन सी जगह पे, यानी ये जो स्क्वायर शेप में हम लोग पहुंच गए हैं, धरती पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन धरती पे एक
स्क्वायर जैसी जगह है, यानी एक कमरा है चौकोर सा, उसमें हम पहुंच गए हैं, तीनों वहीं पर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। शेल्टर मतलब होता है शरण, और इंडिकेट्स का मतलब होता है इशारा करना। तो आगे देखते हैं। आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट। आयोटा कहती है मैं भी पता नहीं लगा पा रही हूँ कि आखिर ये जगह कौन सी है जहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, और कैप्टन ने भी अपने हाथ में एक किताब पकड़ रखी है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, और वो कहती है कि मैंने ये जो चीज़ जो मेरे हाथ में है इनको गिन लिया है, लगभग 2000 तो मैं गिन चुकी हूँ इन चीज़ों को। पेक्यूलियर मतलब होता है खास, ये जो खास जगह है हमारी जहाँ हम पहुँचे हैं उसमें जो खास चीज़ें रखी हुई हैं, यानी जिनको मैं गिन रही हूँ 2000 तक तो मैं गिन चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी भी नहीं बता सकती कि ये आखिर हैं क्या। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, मुझे लगता है कि ये एक तरह का स्टोरेज करने का की जगह है, यानी एक ऐसा बाड़ा जैसा है जिसके अंदर चीज़ों को संग्रह करके रख दिया गया है, इकट्ठा करके रख दिया गया है। तो ये चीज़ें क्या हैं ये पता नहीं चल रही हैं। बार्न मतलब होता है गोदाम, तो कहती है कि एक तरह का गोदाम लग रहा है मुझे ये, जिसके अंदर चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया गया है। What do you think, सर्जेंट ऊप? और फिर वो पूछती हैं सर्जेंट ऊप से कि सर्जेंट ऊप आपको क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे हैं। वो तीनों आपस में ही पूछने रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आखिर कहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लाइब्रेरी देखी ही नहीं थी। ऊप, आई हैवंट अ क्लू, वो कहते हैं मुझे तो कोई भी अनुमान नहीं लग पा रहा, मुझे कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा कि आखिर हम कहाँ हैं। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, तो वो कहते हैं कि मैं 7 आकाश गंगाओं में जाके आ गया हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने इस तरह की कोई भी जगह कभी भी कहीं नहीं देखी। मे बी दे आर हैट्स, ही ओपन्स अ बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, वो कहता है हो सकता है कि ये कोई टोप हो और वो किताब को ऐसे खोलता है और अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेता है। से मे बी दिस इज़ अ हार्बर डैशरी, और वो कहता है कि और हो सकता है कि ये तो एक हार्बर डैशरी की तरह लग रहा है, यानी कि एक बिसाती की दुकान की तरह लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं। ओमेगा बोइंग लो, अब ओमेगा भी थोड़ा सा झुकते हुए कहती है परहैप्स ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैनर। अब वो घूमती हैं और थोड़ा झुकते हुए, क्योंकि अब वो थिंक टैंक से बात कर रही हैं और थिंक टैंक को तो अपने अभिवादन बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, तो फिर दिखाते हैं कि थोड़ा झुकते हुए ओमेगा कहती हैं कि शायद जो हमारे महान थिंक टैंक हैं वो हमें कुछ अपना बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैनर, यानी अपने दिमाग से कुछ इस विचार हमें प्रस्तुत कर सकें या हमें सही राय दे सकें या गाइड कर सकें कि आखिर हम लोग कहाँ हैं, यानी वो बहुत बुद्धिमान है तो वो हमें बता पाएँ कि हम कहाँ पर हैं। तो कुल मिला के कहने की बात यही है कि ओमेगा अब घूम फिर के जो माइटी थिंक टैंक हैं उन्हीं से पूछती है कि शायद वो हमें बता दे कि हम कौन सी जगह पे पहुँचे हैं, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिक रूप से तो तुम मुझे वो चीज़ दिखाओ जहाँ तुम पहुँचे हो, ये जो तुम्हारे हाथ में तुमने पकड़ रखी है इनको दिखाओ नज़दीक से। तो एक कोई भी जो आइटम जो वस्तु तुम्हारे पास है उसको मुझे दिखाओ ताकि मैं उसको देखूं, पास से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, और फिर ओमेगा एक किताब को अपनी हथेली पे रख के एकदम ऐसे दिखाती है। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ, तो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया। सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, तो कहते हैं क्योंकि धरतीवासी जो है वो हमेशा खाते रहते हैं, वो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। परहैप्स मतलब होता है शायद। तो द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो वो कहते हैं कि वो जगह जहाँ पे तुम लोगों ने अपने आप को पाया है, यानी जहाँ तुम पहुँचे हो, वो निसंदेह यानी बिना संदेह के मैं कह सकता हूँ कि वो एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। रिफ्रेशमेंट मतलब जल पान करने की जगह, यानी कैंटीन जैसा कुछ उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह जहाँ पे खाया पिया जाता है, क्योंकि धरती वालों को खाने पीने का बहुत शौक है और तुम्हारे हाथ में ये जो चीज़ है ये कुछ खाने की जैसी चीज़ दिखाई दे रही है, और मैंने सुना है कि धरती वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो तुम किसी ऐसी जगह पहुंच गई हो जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड,
तो फिर कैप्टन ओमेगा जब ये बात सुनती हैं तो वो कैप्टन ओमेगा आयोटा को और ऊप सर्जेंट ऊप को भी बताती हैं कि अच्छा हम लोग किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, जलपान जहाँ पे होता है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और डाइट का मतलब होता है आहार। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, तो वो कहती है अच्छा तो यहाँ के जो लोग हैं धरतीवासी हैं बड़ी ही अजीब सी उनकी डाइट है, यानी कि वो तो बहुत ही अजीब और विचित्र तरह की चीज़ें खाते हैं क्योंकि वो चीज़ उनको खाने वाली चीज़ नहीं लग रही थी। तो जब थिंक टैंक कहते हैं खाने की चीज़ है तो वो कहते हैं कि अच्छा तो ये बड़ी ही अजीब चीज़ खाते हैं धरतीवासी। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, तो थिंक टैंक कहते हैं कि वो जो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है, जो वस्तु तुमने ले रखी है उसको सैंडविच कहते हैं। ओमेगा नोडिंग अ सैंडविच, ओमेगा सिर हिलाते हुए कहती है अच्छा सैंडविच कहते हैं। आयोटा नोडिंग अ सैंडविच, आयोटा भी सिर हिलाते हुए कहती है अच्छा सैंडविच कहते हैं। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच, और ऊप भी हाथ में किताब लेते हुए कहती है कि अच्छा इसको सैंडविच कहते हैं। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, अब थिंक टैंक उनको बताते हैं कि भाई अब वो कुछ और जानकारी भी देंगे ना जब उन्होंने कहा खाने की चीज़ है, तो कहते हैं सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट। स्टेपल का मतलब होता है मुख्य या प्रधान, तो वो कहते हैं कि ये जो सैंडविच है ये वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है, यानी ज़्यादातर वो लोग यही खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, उसको बहुत नज़दीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, और ओमेगा बहुत ध्यान से उस किताब की तरफ देखती है। देयर आर 2 slices ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और वो कहते हैं कि ये एक तरह का सैंडविच होता है जिसमें 2 ब्रेड होती हैं और बीच में किसी तरह की कोई सामग्री भरी हुई होती है और उसको कहते हैं सैंडविच, तो ये सैंडविच है। ओपिनियन मतलब होता है विचार, कंफर्म का मतलब होता है पक्का करना, और डाउट का मतलब होता है शक। तो ओमेगा दैट इज करेक्ट सर, ओमेगा कहती है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप श्रीमान। थिंक टैंक कहते हैं टू कंफर्म माय ओपिनियन, कि यानी जो मेरा विचार है उसको पक्का करने के लिए अब आप लोगों को वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर यू टू ईट इट। वो ओमेगा को कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको पक्का करने के लिए तुम इसको खा लो, यानी तुम इसको खा लोगी तो पता चल जाएगा कि भाई ये वो सैंडविच ही है। तो क्योंकि वो खाने वाली सी चीज़ तो लग नहीं रही थी, इसलिए ओमेगा गल्पिंग ईट इट, तो थोड़ा सा थूक गिरते हुए ऐसे करते हुए कहती है, क्या कहती है थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। तो इतने में थिंक टैंक जब उसका ये एक्सप्रेशन देखते हैं तो कहते हैं अच्छा तुम्हें संदेह हो रहा है महान शासक थिंक टैंक के ऊपर। तो ओमेगा कहती है ओ नो, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है श्रीमान, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। तो कहती है नहीं मैं इसलिए नहीं ऐसे कर रही, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक हमारी लेफ्टिनेंट आयोटा हैं उन्होंने आज नाश्ता नहीं किया है, तो उनके बारे में सोच रही थी। आयोटा लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। अब वो थिंक टैंक ओमेगा को छोड़ के आयोटा की तरफ घूम जाते हैं और उनको कहते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ये सैंडविच खाओ। ऊप डबिशियसली ईट इट, ओह कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टिन टू ईट अ सैंडविच, आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो impolite as to eat before my sergeant, handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately। अब ये जो सैंडविच है ये आगे से आगे सरक गया। पहले तो कहा गया कैप्टन ओमेगा को, लेकिन कैप्टन ओमेगा ने सोचा कि ये खाने वाली चीज़ तो है नहीं, तो उन्होंने कह दिया कि क्योंकि आज लेफ्टिनेंट आयोटा जो हैं उन्होंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो इसलिए मैं सोच रही थी। इतना ही वो कहती हैं, तो इतना सुनते ही थिंक टैंक कहते हैं ठीक है लेफ्टिनेंट आयोटा तुम खा के बताओ ये सैंडविच कि कैसा है। और जब ये बात लेफ्टिनेंट आयोटा के पास पहुंच गई तो उन्होंने भी सोचा कि ये कैसे खाएं, ये तो अजीब सी चीज़ है, तो उन्होंने ये कहा ऑब्वियसली ईट इट ओह कैप्टन। वो कहती है कि श्रीमान कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर, ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, टू बी द फर्स्ट मार्टिन, कि ऐसा पहला मंगलवासी होना जिसको कि ये सैंडविच खाने का मौका मिले पहली बार।
आई एम श्योर ये बहुत सही कह रहे हो आप, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ, यानी इतनी ज़्यादा असभ्य कैसे हो सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, यानी कि मैं मेरे सार्जेंट से पहले खा लूँ, मैं इतनी इम्पोलाइट तो, इतनी असभ्य तो नहीं हो सकती। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, और वो किताब उन्होंने किसको पकड़ा दी, सर्जेंट ऊप को पकड़ा दी और कहा सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, और वो कहते हैं सर्जेंट ऊप मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप तुरंत इस सैंडविच को खा लें। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से वो जो चीज़ खाने वाली लग ही नहीं रही है, जब उनको आदेश मिल जाता है थिंक टैंक का, तो कैप्टन ओमेगा कह देते हैं कि लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो फिर लेफ्टिनेंट आयोटा को आदेश मिलता है खाने का, तो वो कहती हैं कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैं पहली मंगलवासी होंगी जिसको ये सैंडविच खाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पहला सैंडविच, वो भी धरती के ऊपर। लेकिन सर्जेंट ऊप के होते हुए मैं ऐसा करूं ये सही नहीं है, ये थोड़ा असभ्य होगा, तो मैं पहले सर्जेंट ऊप को ये मौका देना चाहती हूं। और वो सर्जेंट ऊप को कहती हैं कि आप इसको तुरंत खा लीजिए। मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, तो वो बड़ा अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं सर्जेंट ऊप कि अच्छा मैं खाऊं इसको। आयोटा एंड ओमेगा, अब आयोटा और ओमेगा दोनों कहती हैं सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ये हमारे मंगल ग्रह के सम्मान में, मंगल के सम्मान में तुम्हें ये खाने के लिए कहा जा रहा है, तो तुम इसको खाओ। ऊप येस ऑफ कोर्स, वो कहते हैं कि ठीक है खाता हूँ। अनहैप्पीली, यानी बिल्कुल नाखुश होते हुए, इमीडिएटली, तुरंत वो खाते हैं उसको। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, अपना मुंह काफ़ी चौड़ा खोलते हैं। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, यानी सांस को रोके हुए ओमेगा और आयोटा उसको देख रही होती हैं। ही बाइट्स डाउन, और वो उसकी एक बाइट भरते हैं, किसकी, उस किताब की जो उन्होंने हाथ में पकड़ रखी होती है। ब्राइटली यानी उल्लासित होकर, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, और ब्रेथलेसली मतलब होता है सांस रोककर। कॉर्नर ऑफ द बुक एंड पेंटोमाइम्स चीविंग एंड स्वॉलिंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस। अब वो क्या करते हैं, पेंटोमाइम एक तरह का अभिनय होता है जो स्टेज पे ही किया जाता है, और उसमें हम ऐसे दिखाते हैं कि हम नकली तरीके से कोई चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस तरह का अभिनय करते हुए, यानी वो थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, तोड़ते थोड़ा सा हैं लेकिन दिखाते ऐसे जैसे बहुत सारा उन्होंने खा रहे हैं। तो वो पेंटोमाइम वाले अंदाज में, यानी कि मूक अभिनय वाले अंदाज में, चीविंग मतलब होता है चबाना एंड स्वॉलिंग मतलब होता है गिटना, तो उसको चबाना और गटकना दोनों चीज़ें दिखाते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, ऐसे जैसे कि ऑडियंस को दिखाई दे। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और बहुत ही अजीबोगरीब से वो चेहरे भी बना रहे होते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या खिला दिया गया हो उनको। ओमेगा वेल ऊप, फिर ओमेगा कहती है अच्छा ऊप। आयोटा वेल ऊप, ऊप कफ, तो ऊप जो है वो खांसने लग जाते हैं, वो पूछना चाह रही होती हैं कि अब आगे कुछ, उससे पहले उनको खांसी आ जाती है, वो खांसने लग जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और पीछे की तरफ ओमेगा और आयोटा उनको मारती हैं, जैसे आप लोगों को भी कोई चीज़ गले में अटक जाती है तो पीछे से ऐसे मारते हैं ना, जैसे थपकी से देते हैं, वैसे उनको करती हैं। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, तो थिंक टैंक पूछते हैं उससे कि सर्जेंट ऊप क्या ये स्वादिष्ट नहीं था जो आपने खाया। तो जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो क्या जवाब मिलता है वो देखते हैं। उससे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। टेरिबल यानी भद्दा, और पाउंड यानी प्रहार करना। ऊप सैल्यूटिंग, दैट इज करेक्ट सर, वो सैल्यूट करते हुए कहती है कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कि यानी वो अच्छा नहीं था, बेस्वाद था। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि धरतीवासी ये जो सैंडविच है इसको गले के नीचे कैसे गटकते हैं बिना पानी के, क्योंकि ये तो बहुत ड्राई सा है। दे आर ड्राई एज मार्टिन डस्ट, ये उतना ज़्यादा सूखा है जैसे कि मंगल ग्रह की धूल हो, उतनी ज़्यादा सूखी है ये चीज़। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, तो उसी समय बीच में जो नूडल है वो कहते हैं कि श्रीमान महान शासक श्रीमान, ऐसे वो कहते हैं उसको। थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, बट वो कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches, कि मेरे दिमाग में एक तुच्छ सा विचार जो है वो तैर रहा है इन सैंडविचेस के बारे में। अब बच्चों
जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नूडल ही पूरे इन सब लोगों में एक थोड़ा समझदार व्यक्ति है, थिंक टैंक नहीं है। थिंक टैंक सिर्फ नाटक करता है, जैसे कि क्योंकि उसका सिर गुब्बारे जैसा है तो वो दिखाना चाहता है सबको कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही ब्रेव हूँ। लेकिन अगर सही मायने में हम देखेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नूडल ही है जिसके अंदर थोड़ा दिमाग है, जो सही बात तक पहुंचता है आखिर में। लेकिन क्योंकि वो एक ट्रेनी है, प्रशिक्षु है, तो वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकता थिंक टैंक को, तो हमेशा घुमा फिरा के बात ऐसे बोलता है कि उसकी बात थिंक टैंक तक पहुंचे और वो उसको सुने और उसको बुरा भी ना नहीं लगे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो छोटी सी बात का भी बुरा मान जाता है, क्योंकि वो कमांडर एंड चीफ है थिंक टैंक, तो इसलिए डायरेक्टली उसको नहीं कह सकता नूडल। तो उसके दिमाग में कुछ और चीज़ आती है, तो वो यही कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक तुच्छ सा छोटा सा सूचना आई है जो कि तैर रही है मेरे दिमाग में, और इन सैंडविचेस के बारे में। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है मामूली या तुच्छ, फ्लोटेड यानी दिमाग में घूमना, और ट्रिफलिंग का मतलब होता है छोटी। तो थिंक टैंक उसको कहते हैं इट कांट बी वर्थ मच। वो कहते हैं हाँ वैसे भी वो कोई काम की तो नहीं होगी जो तुम्हारे दिमाग में बात आई है, बट लेकिन गो अहेड, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, कि जो छोटी मोटी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई है, वो सूचना जो भी आई है वो तुम हमें बता दो, हमारे साथ शेयर करो। तो नूडल कहते हैं वेल सर, ठीक है सर, आई हैव सीन सर्वियर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, कि मैंने इन सैंडविचेस के बारे में बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं, मूवीज़ देखी हैं। आई नोटिस्ड, मैंने देखा है दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, कि मैंने देखा है कि धरतीवासी इनको खाते नहीं हैं। दे यूज़ देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि वो इसको एक कम्युनिकेशन उपकरण के रूप में काम में लेते हैं, यानी बातचीत करने का जो माध्यम है उसके लिए वो लोग उसको काम में लेते हैं, संप्रेषण करने के लिए काम में लेते हैं। सर्वेयर यानी सर्वेक्षण, कम्युनिकेशन मतलब होता है संपर्क, डिवाइस का मतलब होता है यंत्र, और नेचुरली का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। थिंक टैंक नॉटीली नेचुरली, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा है तुमने, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, कि मैं यही बात कहने वाला था, अगला मेरा विचार यही था जो तुमने कह दिया, मतलब मेरे दिमाग में बात चल रही थी। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, कि ये बात करने वाले सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग, तो वो कहता है थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता। कौन नहीं गलत हो सकता, वो लोगों से पूछता है तो वो लोग भी जवाब देते हैं। सैल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, कि महान हमारे जो शासक हैं थिंक टैंक वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, तो अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उनको सुनो, ये जो तुम्हारे हाथ में चीज़ है इसको सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, ओमेगा सुनने की कोशिश करती है उसको। आयोटा एंड ओ टू ईच अदर पजल लिसन टू देम, वो लोग भी एक दूसरे से तरफ देखते हैं और थोड़े उलझ जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में कंचे घुस गए हैं। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा भाई उनको सुनो। मार्टियंस बोज वेरी लो, अब वो जो मार्टियंस है वो थोड़ा झुक जाते हैं कि हाँ भाई अब तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि थिंक टैंक कह रहे हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, तो वो कहते हैं ऐसा ही होगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, उन्होंने हर किसी ने 2 किताबें ली और उनको कानों पे लगा लिया। लिसनिंग इंटेंटली, और उसको बहुत ध्यान से लगा के वो सुनने लग गए। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग, आयोटा जो है वो कहती है ओमेगा से थोड़ा फुसफुसाते हुए कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। आयोटा विस्परिंग बैक, आयोटा वापस विस्पर करते हुए फुसफुसाते हुए कहता है नथिंग, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, फिर वो पूछते हैं ऊप तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ऊप लाउडली नॉट अ थिंग, वो कहता है कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, और इसी बात को सुन के कि भाई उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा आपस में तीनों को, तो वो लोग उछल पड़ते हैं। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन, फिर वो कहते हैं अरे रुको एक बार वापस से ध्यान से कान लगा के सुनते हैं कि कुछ सुन रहा है क्या। इंटेंटली यानी ध्यानपूर्वक, विस्परिंग यानी धीरे धीरे बोलना। थिंक टैंक वेल
वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर। अब वो कहते हैं थिंक टैंक, अच्छा बताओ भाई कि तुम्हारे को क्या सुनाई दिया, क्या तुम क्या सुन पा रहे हो। ओमेगा नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो कहते हैं हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लग रहा है कि हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं है जहाँ पे हमें समझ में आ सके। आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। और आयोटा कहती है कि कुछ भी नहीं सुन रहा, हो सकता है कि धरतीवासियों के कान हमारे से ज़्यादा तेज हों, उनको सही चीज़ समझ में आ रही हो, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ऊप आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। और ऊप कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, मुझे लगता है कि ये सैंडविचेस आवाज़ ही नहीं करते, इसलिए इसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तीनों अपनी अपनी राय थिंक टैंक को बता देते हैं कि उनको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। शार्पर ईयर्स यानी तेज कान। थिंक टैंक, व्हाट डज somebody suggest the mighty think tank has made a mistake। तो थिंक टैंक को फिर गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं व्हाट, क्या मतलब तुम ये मुझे बताना चाहते हो, तुम में से कोई ये सलाह देना चाहता है माइटी थिंक टैंक को, महान थिंक टैंक को, कि मैंने कोई गलती कर दी, यानी मैंने तुम्हारे को गलत कह दिया कि भाई ये सुनने की चीज़ है। ओमेगा, ओ नो सर विल कीप लिसनिंग। तो ओमेगा कहती है नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है, हम सुनते हैं, हम सुनने की कोशिश करते हैं। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विलिंग अराउंड इन माई हेड। तो फिर वापस से नूडल कहते हैं कि श्रीमान माफ़ कीजिए, एक छोटी सी सूचना जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही है। ट्विलिंग का मतलब होता है घूमना, अगर आप चाहें तो मैं उसको बताऊं। थिंक टैंक, वेल ट्विल इट आउट। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जो घूम रही है उसको बताओ फटाफट। तो नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए उसको पूरा समझा दूंगा, जो भी तुम्हारे को सूचना मिल रही है या जो भी तुम्हारे घूम रही है दिमाग में, उसको मैं सही तरह के समझाऊंगा कि वो सही है या नहीं है। नूडल, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them। तो वो कहते हैं, नूडल कहता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं याद कर पा रहा हूँ कि जो धरतीवासी हैं वो इसको सुनते नहीं हैं, इन सैंडविचेस को, वो इनको खोलते हैं और इनको देखते हैं। थिंक टैंक, येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट। तो थिंक टैंक कहता है हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, और मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ, यानी ये जो चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होगी। कैप्टन ओमेगा, दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन। और फिर वो कहते हैं कैप्टन ओमेगा, ये जो तुम्हारे को सैंडविच मिले हैं ये सुनने के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये देखने वाले सैंडविच है, इसको आप देखो। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। और फिर वो वहाँ से एक बड़ा सा जो बुक होती है वो उठाती है कैप्टन ओमेगा। इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, टेल मी व्हाट डू यू ऑब्जर्व। वो क्यों उठाती है, क्योंकि उसको थिंक टैंक कहते हैं कि वो एक बड़ी सी जो वहाँ पे एक सैंडविच सी रखी हुई है उसको तुम उठाओ और उसको पढ़ के मेरे को सुनाओ कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और उसमें तुम क्या देख रही हो। लिखा हुआ की तो बात ही नहीं पहुँची अभी तक, तो सिर्फ देखने तक पहुँची है कि देखने की चीज़ होती है सैंडविच। तो वो कहते हैं कि तुम देखो और मुझे बताओ कि उसमें क्या दिख रहा है तुम्हारे को। तो कैप्टन ओमेगा को जब ये आदेश मिलता है तो वो बुक उठाती हैं। इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, और ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़िएगा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। थैंक यू।